क्या होता है कि अभी जैसे आप लोग हो, है ना, ये हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं। क्या होता है कि जैसे कोई नया टीचर आता है तो भाई लोगों के अंदर ये व्यवस्था है। लड़कियां तो क्या होती है कि ठीक है, शक्ल देख के डिसाइड कर लेती है कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है कि नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हो, 2-3 दिन देखोगे, बोले कि तू पढ़ा सकता है कि नहीं। है ना। अरे मस्त है यार भाई, उसी चीज का तो मजा है यार। चलिए फाइन, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इकोलॉजी। अगले टर्न से बेटा जब भी मेरा लेक्चर आएगा आपको मॉड्यूल और एनसीईआरटी दोनों लाना जरूरी है, ठीक है। एनसीईआरटी की हर एक लाइन, हर एक शब्द मैं आपको क्लास में ही पढ़ा कर भेजूंगा। हेलो, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि भैया घर जाकर पढ़ लेना। आ गई बात समझ में? जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज तक पूछी गई है, हर एक चीज को मैं आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और एनसीईआरटी के अंदर कौन से पेज पर कौन सी लाइन में चीज लिखी हुई है वो बताता हुआ चलूंगा। सुबह वाले बैच में ये वाली बात समझ में आई कि यार बच्चे पूछ रहे थे कि सर नोट्स कॉपी में लिखने हैं कि मॉड्यूल में लिखने हैं कि एनसीईआरटी में लिखने हैं। तेरे मर्जी पढ़ जा, लिख, क्योंकि एग्जामिनेशन के समय पर तुझे पढ़ना है। हेलो, तो कोई भी चीज अगर आपको समझ में आ रही है लेकिन आपको ऐसे अंग्रेजी में लिखने में या फिर जो स्टेटमेंट मैंने बोला है उसमें नहीं समझ में आ रहा है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आपको जो भाषा समझ में आती है, आप चाहे हिंदी में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिवीजन के टाइम पर आपको समझ में आना चाहिए, किसी और को समझ में आए या ना आए। और आ गई बात समझ में? आइए बेटा स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक इकोलॉजी। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यार एक्चुअल में ये है क्या, ईवीएस। क्या बेटा? ईवीएस बोले तो एनवायरमेंटल साइंस। इज्जत केवल 10 क्वेश्चन की वजह से, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इकोलॉजी के बच्चों, तो इकोलॉजी एक्चुअल में दो ग्रीक टर्म से मिलकर बना हुआ है। वन इज ओइकोस एंड वन इज लोगोस। ओइकोस का मतलब होता है बेटा होम या हैबिटेट। ओइकोस क्या है बेटा? होम या हैबिटेट। लोगोस इज टू स्टडी। ओइकोस इज होम और हैबिटेट एंड लोगोस इज ऑलवेज टू स्टडी। बेटा अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय होम और हैबिटेट, तो बढ़िया अंग्रेजी में जमा जमा के लिखेंगे तो हम कहेंगे कि द फिजिकल एनवायरनमेंट कवर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। क्या बेटा? फिजिकल एनवायरनमेंट कवर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब सिंपल सी बात हम जानते हैं, होम या हैबिटेट वो जगह होती है जहां ऑर्गेनिज्म रहता है। होम या हैबिटेट वह जगह होती है जहां पर ऑर्गेनिज्म रहता है। सुनना ध्यान से, जब भी हम लोग ये पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो आपकी इमेजिनेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। मुझे पता है कि कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन ही सबसे ज्यादा स्ट्रांग है अभी। अरे बात समझ में आई? राइट, है ना। और हम लोग हर एक चीज को तभी याद कर पाएंगे जब आप उसको इमेजिन कर पा रहे हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है जब भी आप मूवी देखने गए होंगे। जैसे ही मूवी देखने जाते हैं, मूवी के अंदर जो भी चल रहा होता है हम फील करते कि साले तो सब मेरी लाइफ में चल रहा है। अरे हाँ के ना। और जिनकी लाइफ में नहीं चल रहा होता है वो सपने देखते हैं कि भाई ऐसा चलना चाहिए। अरे हाँ के ना। विल लिव दैट मूवी फॉर 2 and 2.5 hours। हेलो। और वो हमें कई सालों तक याद रहती है क्योंकि वी हैव इमेजिन्ड इट एंड वी हैव फेल्ट। राइट। दिक्कत फिजिक्स में क्यों आती है, मैकेनिक्स में क्यों आती है, वो ट्रेन वाले एग्जांपल में क्यों आती है कि बोले एक ट्रेन 100 किलोमीटर से इधर से आ रही है, एक ट्रेन 120 इधर से आ रही है, तो बताओ दोनों एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे। अरे मुझे क्या इधर से उधर कूद के इलाज करना। हेलो। चूंकि इमेजिनेशन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए कई बार कॉन्सेप्चुअली हमें वो चीजें रटनी पड़ती है। यहाँ पर वो सारी चीजें जो आपके आसपास के सिनेरियो में हो रही हैं वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा। जितना ज्यादा स्ट्रांगली आप उसको इमेजिन कर पाएंगे उतना ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। शुरू के 2 से 3 लेक्चर मैं आपको पूरी इकोलॉजी में जितने भी टर्म्स हम लोग पढ़ने वाले हैं उनका कॉन्सेप्चुअल क्लियरिंग करूंगा। राइट। ताकि आगे जाकर जैसे ही मैं वो टर्म बोलूंगा वैसे आपको हाथों हाथ क्लियर होनी चाहिए कि हाँ ये टर्म मैं ऑलरेडी जानता हूँ। अरे आई बेटा बात समझ में? मैंने यहाँ पर इकोलॉजी में कहा है कि ये दो ग्रीक टर्म से मिलकर बना हुआ है। वन इज ओइकोस एंड वन इज लोगोस। ओइकोस का मतलब होम या हैबिटेट। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैबिटेट, क्या कहेंगे?
जहां ऑर्गेनिज्म रहता है। बड़ी अंग्रेजी में जमा जमा के लिखेंगे तो द फिजिकल एनवायरनमेंट कवर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हैबिटेट। बात समझ में आई? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यार इकोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ हैबिटेट। इकोलॉजी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ हैबिटेट, मतलब ऑर्गेनिज्म जिस जगह रह रहा है, जिस फिजिकल एनवायरनमेंट में वो रिसाइड कर रहा है, उसकी जो स्टडी होगी वो किसमें आएगी बेटा? इकोलॉजी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका जो होम या हैबिटेट है, क्या उस होम या हैबिटेट में आपके साथ साथ आप ही की फैमिली के दूसरे ऑर्गेनिजम्स भी रहते हैं? क्या आपके हैबिटेट में आपके अलावा आपसे दूसरी स्पीशीज के इंडिविजुअल्स या ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं? क्या एक ऑर्गेनिज्म अपने हैबिटेट में अपनी ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्शन शो करता है? क्या एक इंडिविजुअल अपने हैबिटेट में अपने से अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के साथ इंटरेक्शन शो करता है? कई बार लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कभी समझ में नहीं आता कि यार सेम स्पीशीज के बीच में तो इंटरेक्शन पाया जा सकता है, लेकिन डिफरेंट स्पीशीज के बीच में सेम हैबिटेट में इंटरेक्शन कैसे मिलेगा? सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं। आपके घर में लगा हुआ प्लांट, हेलो, आपके घर में लगा हुआ प्लांट, वो प्लांट फोटोसिंथेसाइज कर रहा होगा। एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड तो बन ही रहा है, लेकिन बाय प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। दैट ऑक्सीजन कैन बी यूटिलाइज्ड बाय यू फॉर रेस्पिरेशन बेटा। रेस्पिरेटरी प्रोसेस में आपने ऑक्सीजन को कंज्यूम किया और आप रिलीज करोगे CO2, एंड दैट CO2 माइट बी फिक्स्ड बाय द सेम प्लांट। इसका मतलब है आप और प्लांट दोनों उस सेम हैबिटेट में इंटरेक्शन शो कर रहे हैं बच्चे। इसका मतलब एक हैबिटेट की बात करेंगे तो एक हैबिटेट में एक ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ या अपने से अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन शो कर सकता है। इसी के साथ साथ ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब आप, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है, मान लेते हैं आप ही की फैमिली का मेंबर है या फिर कोई प्लांट है, क्या अपने सराउंडिंग एबायोटिक फैक्टर्स के साथ भी इंटरेक्शन में होगा? जैसे कि आप हो या प्लांट है, सराउंडिंग लाइट से इंटरेक्शन में होगा, टेम्परेचर से इंटरेक्शन में होगा, मॉइस्चर से इंटरेक्शन में होगा, सॉइल से इंटरेक्शन में होगा, वाटर से इंटरेक्शन में होगा। इसका मतलब है दीज ऑर्गेनिजम्स आर आल्सो इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग एबायोटिक फैक्टर्स। बच्चों अरे बोलिए यार। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिजम्स का एबायोटिक फैक्टर्स के साथ लगातार इंटरेक्शन पाया जा रहा है? और ये जो इंटरेक्शन चल रहा है बेटा, इस इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम लोग इकोलॉजी कहते हैं। क्या बच्चों? इंटरेक्शन की स्टडी को ध्यान रखिएगा। इंटरेक्शन इज नॉट इकोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन, दैट इज इकोलॉजी। बड़ी अंग्रेजी में जमा जमा के लिखेंगे तो हम ऐसा कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग एबायोटिक फैक्टर्स। अरे बोलो यार। अगर आपसे सिंपल टर्म्स में कोई भी बाहर पूछ ले कि यार इकोलॉजी को आप डिफाइन कैसे करोगे, तो बड़े ही आसानी से आप इमेजिन कर सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ ऑर्गेनिजम्स का एबायोटिक फैक्टर्स के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी। बात शायद समझ में आई हो। 100% क्लियर है। अब मैंने यहां पर कहा कि ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिजम्स का एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन चल रहा है। इंटरेक्शन चल रहा है, इसका मतलब प्लांट जो ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है और जो फूड बना रहा है, क्या हम उस फूड और ऑक्सीजन के लिए प्लांट पर डिपेंडेंट है? सिमिलरली क्या प्लांट भी अलग अलग प्रोसेसेस के लिए अलग अलग एबायोटिक फैक्टर और बायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन में पाए जाएंगे बेटा? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि दो ऑर्गेनिज्म जब भी किसी इकोसिस्टम में या नेचर में पाए जाएंगे, वो इंटरएक्टिव एंड इंटरडिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे? इंटरएक्टिव एंड इंटरडिपेंडेंट। और इस इंटरैक्शन और इस इंटरडिपेंडेंसी की स्टडी को ही हम लोग क्या कह देते हैं? क्या यहां तक की बात सब बच्चों को क्लियर? अगली चीज और डिटेल में चलते हैं। मैंने आपसे कहा कि इकोलॉजी है क्या भैया? ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ या एबायोटिक फैक्टर्स के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब इस पूरे जो मैंने आपको साइकिल बताया है, इस पूरे साइकिल को और सिंप्लीफाइड मैनर में लिखने की कोशिश करूं तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यार ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब मैंने दूसरा वाला ऑर्गेनिज्म भी हटा दिया।
हेलो, मैंने केवल क्या कह दिया आपको कि एक ऑर्गेनिज्म का सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम लोग क्या कह रहे हैं, इकोलॉजी। मतलब ये जो इंटरेक्शन है, इस इंटरेक्शन की स्टडी को भी हम किस में इंक्लूड करेंगे बेटा, इकोलॉजी में इंक्लूड करेंगे। अब यूजुअली होता क्या है, हमारा सोचना ऐसा रहता है कि यार एनवायरनमेंट का मतलब है एबायोटिक फैक्टर्स। हेलो, सामान्यतः जब भी हम लोग सोचते हैं कि यार एनवायरनमेंट क्या है, तो एनवायरनमेंट हम लोग क्या समझते हैं, एबायोटिक फैक्टर। लेकिन ध्यान रखिएगा बेटा, एनवायरनमेंट के बारे में हम सबसे इजीली कह सकते हैं कि एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। हेलो, एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं, ऑन अ सर्टेन लेवल की ऑर्गेनिज्म में, राइट, अब मैं कह रहा हूं कि मेरा एनवायरनमेंट, अब मेरे एनवायरनमेंट का मतलब हो गया मेरे सराउंडिंग्स। मेरे सराउंडिंग्स में आप लोग भी हैं, मेरे सराउंडिंग में हो सकता है कोई एयर में माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म या वायरस या फिर फंगल स्पोर या फिर कोई एल्गल स्पोर घूम रहा हो या फिर पोलन घूम रहा हो। अरे हाँ के ना, मेरे सराउंडिंग में क्या यहाँ पर लाइट है, टेम्परेचर है, एयर है, मॉइस्चर है, सॉइल कैन बी प्रेजेंट। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म के सराउंडिंग में केवल एबायोटिक है क्या, उसमें क्या क्या है, बायोटिक और एबायोटिक। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स? शायद बात समझ में आई होगी। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स। क्या यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? अब मैंने कहा कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम लोग क्या कह देते हैं, इकोलॉजी। अब मैंने बार बार यहाँ पर कहा है कि ऑर्गेनिज्म मैं हूं या आप हो या कोई एक सर्टेन ऑर्गेनिज्म है, जिसमें हम लोग मेनली इमेजिन कर रहे हैं ह्यूमन को। हेलो, बट दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी अ प्लांट। बोलिए यार, दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी अ एनिमल एंड दिस ऑर्गेनिज्म कैन बी अ माइक्रोब। हेलो, this organism can be a plant, a animal or a microbe. Clear? ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, सराउंडिंग बायोटिक और एबायोटिक। इसी चीज को मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाइड मैनर में बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म का बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहा। उसी को हमने कंबाइंड फॉर्म में कह दिया कि ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कह रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? अब इसी के साथ मैंने आपसे ये कहा कि ऑर्गेनिज्म प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है और माइक्रोब हो सकता है। किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है? बायोटिक फैक्टर कौन होंगे? प्लांट, एनिमल, माइक्रोब। अरे समझ में आई बात? इसका मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग में इंटरेक्शन शो कर रहा है, वो इंटरेक्शन किसी प्लांट के साथ भी हो सकता है, एनिमल के साथ भी हो सकता है, माइक्रोब के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी प्लांट की बात कर रहा हूँ, दूसरे बायोटिक फैक्टर की बात कर रहा हूँ, दूसरा बायोटिक फैक्टर अगर प्लांट हुआ, कंपटीशन मिलेगा। दूसरा फैक्टर अगर प्लांट हुआ तो क्या हुआ, कंपटीशन। दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर एनिमल हुआ तो प्रेडेशन हो सकता है। और तीसरा ऑर्गेनिज्म अगर माइक्रोब हुआ तो नाइट्रोजन फिक्सर भी हो सकता है और डिकम्पोजर भी हो सकता है। अरे आ गई बात समझ में? इसका मतलब है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन में हो, और एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बायोटिक एंड, बात शायद समझ में आई होगी। एबायोटिक फैक्टर्स में हम लोग किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं? क्या इसमें हम टेम्परेचर को इंक्लूड कर सकते हैं बेटा? इसमें हम लोग लाइट को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम लोग वाटर को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम लोग एयर को इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें हम लोग मॉइस्चर को इंक्लूड कर सकते हैं, इसके अंदर हम लोग सॉइल को इंक्लूड कर सकते हैं। बोलो यार बच्चे, यहां तक की कहानी शायद समझ में आई होगी। ये तो केवल इतनी लंबी चौड़ी डिटेल हो गई कहने के लिए, केवल एक ही लाइन में कह देते हैं व्हाट इज इकोलॉजी। ये ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिजम्स का एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं, इकोलॉजी। बात शायद क्लियर हुई होगी। इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट हो सकते हैं, हमेशा होंगे जरूरी नहीं है। दो स्पीशीज हैं जिनके बीच में किसी भी तरह का इंटरेक्शन नहीं पाया जाता है, उनमें इंटरडिपेंडेंस और इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि मान लीजिए मैं इस क्लास के अंदर हूँ, इस क्लास के अंदर जो भी फैक्टर्स प्रेजेंट हैं उनके साथ अभी इंटरेक्शन में हूँ। अरे हम, लेकिन मैं जाकर बाहर अकेला बैठ गया और मैं कहता हूँ कि नहीं यार, मैं तो अब किसी पर भी इंटरडिपेंडेंट और किसी के साथ भी इंटरेक्शन में नहीं हूँ। लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है?
बाहर भी बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मेरे सराउंडिंग में होंगे और उनके साथ इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस में होगा। जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनिज्म के साथ रहूं, लेकिन कुछ के साथ तो रहूंगा। और नेचर में ये जो इंटरेक्शन इंटरडिपेंडेंसी है, यही क्या है? इकोलॉजिकल स्टडीज। हाँ बेटा, नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। सिम्बायोटिक एसोसिएशंस भी हो सकते हैं जिसमें पॉजिटिव इंटरेक्शन आएंगे, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। इन जनरल मैंने आपको बताया। वैसे एनिमल के साथ भी जो होगा वो जरूरी थोड़ी कि प्रिडेशन ही, पॉलिनेटर भी तो होता है, राइट। माइक्रोब के साथ जरूरी थोड़ी डिकम्पोजर ही होगा, ठीक। चलिए जी, यहां तक की कहानी सब बच्चों को क्लियर? एक एक लाइन, एक एक पॉइंट समझ में आया? अब मैंने यहां पर एक टर्म यूज की है बेटा, हैबिटेट। क्या यूज किया? हैबिटेट। क्या बताया मैंने आपको? अरे बोलो यार। द फिजिकल एनवायरनमेंट कवर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म, जहां ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका क्या है? हैबिटेट। आ गई बात समझ में? भाई साहब बेहतरीन क्लास है ये, मजा आ गया मेरे को। इतना पिन ड्रॉप साइलेंस मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था घुसने के बाद। हेलो। हाँ शाबाश, ऐसे ही रहते हो। तो शुरू शुरू में चेक कर रहे थे कि बोले झेल पाता है कि नहीं। चलिए भाई आइए यार, मजा आ रहा है, बहुत बेहतरीन। चलिए चलने दीजिए इस तरह से। अगर हम बात करते हैं हैबिटेट के बारे में, तो जब भी आपने पढ़ा होगा हैबिटेट, उसके साथ यार हमेशा एक टर्म लिख दी जाती है, निके, निश या निके, ठीक है। अब निश या निके भाई साहब इतने बड़े हो गए, लेकिन हमेशा केवल इतनी ही बात समझ पाए हैं कि फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। और थोड़ा सा और सोफिस्टिकेटेडली वजनदार चीज बोलनी हो, इकोलॉजिकल प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज इकोलॉजिकल निके। अरे हाँ कि ना? लेकिन भाई साहब ये सारी चीजें तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक एग्जामिनेशन में केवल यही पूछा जाए। अरे हाँ कि ना? एग्जामिनेशन में भाई वो पूछ लेता है कि विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर निके, है। और भाई साहब वो क्वेश्चन हम पढ़ते ही छोड़ देते हैं, बोले अपने बस का नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें 3 स्टेटमेंट ऐसे होते हैं जो कि हमने सोचे भी नहीं होते कि यार निके के बारे में ये जानकारी तो खुद ही नहीं। अरे हाँ के ना? राइट। क्यों? क्योंकि उसमें बोल देता है कि यार दो स्पीशीज का निके एग्जैक्टली सेम हो सकता है क्या, आइडेंटिकल हो सकता है क्या, कंपटीशन कब होगा, ओवरलैपिंग कब होगा। ये बहुत सारे नाटक हैं जो कि निके से रिलेटेड हमेशा रहे हैं, और हमेशा हम केवल एक ही लाइन के भरोसे चले जाते हैं कि फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज निके। चलिए जी, एक जनरल बात करते हैं, क्योंकि भाइयों की क्लास है। भैया देखो ऐसा है कि आते ही मुझे बताना पड़ा कि मास्टर हूं, लेकिन अब मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि भैया हम सब भाई हैं, राइट। आराम से कंफर्टेबली आपको जो नहीं समझ में आता बिंदास पूछने का, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अरे आ गई बात समझ में? ठीक है। लेकिन मेन मोटिव अपना यह है कि एक एक लाइन और एक एक शब्द क्लियर होना चाहिए, और मैं यही सोचकर आया हूं। ठीक है बेटा। तो अगर हम बात करते हैं निके की, मैं आपसे अगर पूछूं कि यार हैबिटेट क्या है, तो हैबिटेट हम लोग कह देते हैं कि यार जहां ऑर्गेनिज्म रहता है। हैबिटेट क्या है? जहां ऑर्गेनिज्म रहता है वो उसका क्या हो गया? हैबिटेट। अगर आपसे पूछा जाए कि यार व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय निके, जहां ऑर्गेनिज्म काम करता है, मतलब ऑर्गेनिज्म का प्रोफेशनल एड्रेस या ऑर्गेनिज्म का इकोलॉजिकल प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल, हम्म, वेरी गुड। देख सॉइल को अगर इंक्लूड कर रहा है तो वो हैबिटेट में चला जाएगा। ओके, बताओ और कुछ बोल रहा था कोई? ग्रेजिंग कर रही है मतलब? बहुत बढ़िया। दोनों आंसर से एक चीज समझ में आ रही है। उस भाई ने बोला कि यार प्लांट अपने सराउंडिंग्स में जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है वो उसके हम लोग कह सकते हैं क्या है? निके। भाई ने कहा कि एक बकरी ग्रासलैंड के अंदर फीडिंग कर रही है, इसका मतलब प्रीडेशन चल रहा है। हेलो। ग्रेजर्स एंड ब्राउजर्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज प्रीडेटर्स, राइट। तो प्रीडेटर की तरह काम कर रही है, इसका मतलब ये उसका वहां पर इकोलॉजिकल फंक्शन। अरे हाँ के ना? या फिर इन जनरल हम जब भी सोचते हैं कि यार फंक्शन कैसे बताएंगे, तो हमारे मन में कुछ क्राइटेरिया फिक्स होता है कि यार जहां ऑर्गेनिज्म रहता है वो क्या? हैबिटेट। अब उस हैबिटेट में वो प्रोड्यूसर है या हर्बीवोर है या सेकेंडरी कंज्यूमर है या टॉप कंज्यूमर है या डीकंपोजर है, ये उसका नहीं किया, ये फंक्शन हो गया ना यार। या फिर वो प्रिडेशन कर रहा है या पैरासिटिज्म शो कर रहा है, जो इंटरेक्शन शो कर रहा है वो उसका क्या बता देते हैं? निके। लेकिन ये सारी चीजें पढ़ते ही क्वेश्चन आ जाता है कि क्या दो स्पीशीज का निके आइडेंटिकल हो सकता है? आइडेंटिकल।
एग्जैक्टली सेम, एग्जैक्टली वन टू वन ओवरलैप कभी भी नहीं हो सकता. एवरी स्पीशीज हैव अ यूनिक एंड स्पेसिफाइड निके. एवरी स्पीशीज हैव अ यूनिक एंड स्पेसिफाइड निके. मतलब दो स्पीशीज का निके कभी भी एग्जैक्टली सेम. तो फिर इस हिसाब से देखा जाए तो आपने जैसे ही प्लांट, हर्बीवोर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर और डिकम्पोजर बोला, तो एक ग्रास और एक नीम का पेड़ दोनों ही प्रोड्यूसर हैं. दोनों का निके सेम कहला जाएगा. अगर प्रोड्यूसर लेवल पर बता रहे हो तो दोनों का निके क्या कहला जाएगा? सेम. लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि दोनों अलग अलग स्पीशीज. तो हम लोग जब भी निके की बात करते हैं तो निके को हम लोग एक्सप्लेन करते कैसे? तीन एस्पेक्ट पर आपको निके एक्सप्लेन करना है. इसमें पहला एस्पेक्ट सबसे सिंपलेस्ट, फिर उसके बाद कैटेगराइजेशन में स्पेसिफिकेशन बढ़ता जाएगा और लास्टली आप कह दोगे कि हाँ भैया दो स्पीशीज का निके कभी भी सेम नहीं हो सकता. आइए डिटेल में बात करते हैं हम लोग निके के बारे में. जो हम लोग निके पढ़ रहे हैं बेटा वो है इकोलॉजिकल निके. कौन सा बच्चों? इकोलॉजिकल निके. इकोलॉजिकल निके टर्म वाज गिवन बाय ग्रिनेल. टर्म इकोलॉजिकल निके वाज गिवन बाय ग्रिनेल. जब भी आपको इकोलॉजिकल निके बताना हो हम तीन एस्पेक्ट पर बात करेंगे. सबसे पहला ट्रॉफिक पोजीशन. सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है बच्चों? ट्रॉफिक पोजीशन. जब भी टर्म आता है ट्रॉफिक पोजीशन, ट्रॉफिक पोजीशन इज न्यूट्रिशनल पोजीशन. कौन सी बेटा? यार आपने टर्म सुना है कभी ट्रॉफिक? एक तो होता है ट्रॉपिक और एक होता है ट्रॉफिक. ट्रॉपिक इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर. अरे ट्रॉपिकल एरिया जिसको हम लोग कहते हैं. अरे हाँ कि ना? यहाँ पर एच लगा हुआ है तो जब भी ये लिखा हुआ है ट्रॉफ, ट्रॉफिक, ट्रॉफिज्म, क्या क्या? ट्रॉफ, ट्रॉफिक, ट्रॉफिज्म, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. ट्रॉफ, ट्रॉफिक, ट्रॉफिज्म ऑलवेज रिलेटेड टू, लगा के देख लो, ऑटोट्रॉफ जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाते हैं. हेट्रोट्रॉफ जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट है. सेप्रोट्रॉफ जो अपने न्यूट्रिशन के लिए वेस्ट एंड डेड पर डिपेंडेंट है. अरे बात समझ में आई बेटा? तो जब भी आपको निके बताना है तो सबसे पहले क्या देखोगे? ट्रॉफिक पोजीशन, कि भैया प्लांट है कि हर्बीवोर है कि सेकेंडरी कंज्यूमर है कि टॉप कंज्यूमर है या डिकम्पोजर. जिस चीज पर फीड कर रहा है उसके हिसाब से आप उसका निके बता सकते. अरे आ गई बात समझ में? लेकिन अगला एग्जांपल उसने दे दिया कि यार सर एक तो ग्रास है और एक पीपल का पेड़ है. हेलो, ग्रास और पीपल का, इसके हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही प्रोड्यूसर है बेटा और दोनों की ट्रॉफिक पोजीशन क्या है? सेम है. इसका मतलब इनका निके सेम होना चाहिए. अरे निके कैसा होना चाहिए? लेकिन क्या नेचर में ऐसा पॉसिबल है? नेचर में दो अलग अलग स्पीशीज का कभी भी निके सेम नहीं हो सकता. तो फिर इसके अगले क्राइटेरिया पर जाएंगे और उस क्राइटेरिया के बेसिस पर देखेंगे कि ये दोनों ऑर्गेनिज्म किस तरह के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं. हेलो, सेकंड क्राइटेरिया विल बी resources utilized by the organism. For example, एक डियर है और एक रैबिट है. दोनों हर्बीवोर है. अरे है कि नहीं? एक डियर है और एक रैबिट है, दोनों क्या है? हर्बीवोर है. लेकिन दोनों का ट्रॉफिक पोजीशन सेम होते हुए भी निके सेम है क्या? क्योंकि उनके क्या है? रिसोर्सेज अलग है. एक वोल्फ है और एक लायन है. दोनों हैं तो कार्निवोर ही, लेकिन क्या उनका निके सेम है? दोनों का निके अलग अलग है. क्यों? क्योंकि उनके रिसोर्स रिक्वायरमेंट्स अलग है. फॉर एग्जांपल ग्रास को पीपल के पेड़ के कंपैरिजन में लाइट, वाटर, न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर, ये सारी चीजें कम चाहिए एज कंपेयर टू द पीपल का पेड़. अरे हाँ के ना? तो दोनों के लिए रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या हो गए? डिफरेंट हो गए. रैबिट और डियर की बात करें तो रैबिट सरफेस ड्वेलर्स खाएगा, डियर हर्ब्स, अंडर श्रब्स खा सकते हैं. लेकिन रैबिट्स यूजुअली उनके ऊपर फीड नहीं करता. लायन और वोल्फ की बात करें तो लायन हमेशा टॉप कंज्यूमर होगा, लेकिन जो वोल्फ है वो जरूरी नहीं है कि हमेशा टॉप कंज्यूमर की तरह ही फीड करे. अरे बोलो यार, इसका मतलब यहाँ ट्रॉफिक पोजीशन के साथ साथ रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया. अरे बात समझ में आई? बोलो सर ठीक है, अब समझ में आ गया कि हम रिसोर्सेज के बेसिस पर भी निके अलग अलग बता सकते. अरे हाँ कि ना?
बोले चलो सर ठीक है। अब क्या हुआ, आप यहाँ से गए घर, और घर जाते ही जैसे ही बैठे और एनालाइज किया कि यार सर ने आज क्या क्या बताया था, वैसे ही मन में आया कि बोले भाई सही खेल गया आज। क्यों? क्योंकि उसने एग्जाम्पल लिया ग्रास का और पीपल के पेड़ का, उसने एग्जाम्पल लिया रैबिट का और डियर का, उसने एग्जाम्पल लिया वॉल्फ का और लायन का। लेकिन भाई एक नीम का और एक पीपल का पेड़ है तो क्या? हेलो, एक काव है और एक डियर है तो क्या? और एक लायन है और एक टाइगर है तो क्या? इन तीनों ही केस में दोनं चीजें सिमिलर होंगी, एग्जैक्टली सेम भी हो सकती है। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, लायन और टाइगर, टॉप कंज्यूमर दोनों, डियर, काउ, रैबिट, बफेलो, इनके ऊपर ही फीड करेंगे। इनका मतलब इनके रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी क्या है, सेम है। फिर भी हम लोग इनका निके क्या बताते हैं, अलग अलग बताते हैं। यार अब कैसे निके अलग होगा, राइट? तो तीसरा एंड द मोस्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया जो कि दो स्पीशीज का हमेशा अलग अलग होगा, एंड दैट इज टॉलरेंस रेंज। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, टॉलरेंस रेंज, जो कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में सेम होगी लेकिन डिफरेंट स्पीशीज में हमेशा डिफरेंट होगी। जैसे कि हम होमोसेपियन सेपियंस है, और हम सब के अंदर होम्योस्टैटिक प्रोसेस जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है या एग्जैक्टली सेम भी होगा। लेकिन दो अलग अलग स्पीशीज का कभी भी टॉलरेंस रेंज और होम्योस्टैटिक बिहेवियर एग्जैक्टली सेम। आई बात समझ में? तो जब भी आपको निके बताना होगा तो निके बताने के लिए सबसे पहले क्या देखोगे, अगर ट्रॉफिक पोजीशन सेम आ गई तो, और रिसोर्सेज भी सेम आ गए तो। क्लियर है यहां तक की बात? तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि दो अलग अलग स्पीशीज का निके कभी भी आइडेंटिकल होगा? द निके ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नेवर बी आइडेंटिकल बट कैन ओवरलैप। हेलो, निके ऑफ टू स्पीशीज कैन, अरे यहां ओवरलैप कर सकता है ना यार। ट्रॉफिक पोजीशन सेम हो सकती है, रिसोर्स यूटिलाइजेशन सेम हो सकता है, इसका मतलब निके क्या हो रहा है? और भाई जितना निके ओवरलैप होगा उतनी चीजों के लिए लड़ाइयां ज्यादा होंगी। क्यों? क्योंकि यहां पर ट्रॉफिक पोजीशन है, दोनों की वर्चस्व की लड़ाई है, दोनों टॉप कंज्यूमर रिसोर्सेज को सिमिलरली यूज करने के लिए जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। अरे हाँ कि ना? इसका मतलब जितना ज्यादा निके ओवरलैप होगा उतना ज्यादा लड़ाई होगी, देयरफॉर निके ओवरलैप रिजल्ट्स इन कंपटीशन। निके ओवरलैप रिजल्ट्स इन, और अगली लाइन यहीं पर आप क्लियर कर लीजिएगा, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का निके आइडेंटिकल के डिफरेंट, एक स्पीशीज के इंडिविजुअल का निके आइडेंटिकल किस लेवल पर? एग्जैक्टली सेम होगा। दो अलग, अरे होगा एक ही स्पीशीज का, एक ही स्पीशीज का टॉलरेंस यस ऑन एन जनरल क्राइटेरिया सिमिलर होगा, सेम हो गया। होम्योस्टेसिस में तेरा मेरा टेम्परेचर हम 37 डिग्री सेल्सियस बताते हैं। अरे बात समझ में आई? इसका मतलब है कि जब तक टॉलरेट कर पा रहा है मेटाबॉलिज्म में चेंज नहीं आ रहा है। फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन तभी तो चेंज होगा जब वो टॉलरेंस रेंज में जाएगा। उस वाली कंडीशन में ले जाओ, दूसरे ऑर्गेनिज्म का भी टॉलरेंस वैसे ही चेंज हो जाएगा। अरे हाँ क्या ना? इसका मतलब है कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का निके क्या एग्जैक्टली एक जैसा होगा? यस। दो अलग अलग स्पीशीज का, तो क्या दो अलग अलग स्पीशीज में निके ओवरलैप होगा? जितना ज्यादा निके ओवरलैप उतना ज्यादा, हो, इसीलिए कहा जाता है कि इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन इज मच लीथल एज कंपेयर टू इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। क्यों भाई साहब? क्योंकि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का निके एग्जैक्टली आइडेंटिकल होता है। आई बात समझ में? लिखो ये चीजें, और ये दोनों तीनों पॉइंट लिखे हैं। क्या नहीं समझ में? बोल। टॉलरेंस रेंज, टॉलरेंस रेंज इंडिविजुअल के लेवल पर डिफरेंशिएट कर सकता है अकॉर्डिंग टू द अडेप्टेशंस, लेकिन एक स्पीशीज के लेवल पर हम क्या बताएंगे? सेम बताएंगे। बिल्कुल, दो अलग अलग स्पीशीज का डिफरेंट होगा इसे, बिल्कुल हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द कंडीशंस। अब मान लीजिए कि मैं हूं, होम्योस्टेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग, अगर हम मैमल्स और बर्ड्स की बात करें, होम्योस्टेटिक इंटरेक्शन, अरे है, हमारी बॉडी की जो कंडीशंस हैं वो बॉडी की कंडीशन एक वाइड रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशन को टॉलरेट कर सकती है। टॉलरेंस रेंज सेम है कि डिफरेंट है? कन्फर्मर्स में, सेम स्पीशीज में लगभग सेम, राइट?
हाँ बिल्कुल, नहीं एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का निके तो हमेशा सेम होगा ही, दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का निके हमेशा डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि वहां कहीं पर भी एक ना एक लेवल पर डिफरेंस आएगा ही आएगा। तो निके को हम 3 लेवल पर बता सकते हैं। हाँ, कंपटीशन होगा। निके के और एक हो ही नहीं सकता। कोई एक लायन है और एक माइक्रोब है। हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि दूसरा ऑर्गेनिज्म को जो कंट्री जो उसमें ले रहा है वो कौन सा है। राइट, रेस्पेक्टिव आपको पता होना चाहिए। देखिए फटाफट से। हाँ, वेरी गुड। That is always about the choices. But in a condition of Homo sapiens sapien, we always say we are omnivores. वेजिटेरियन होना और नॉन वेजिटेरियन होना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ चॉइस, इट इज नॉट द नेचर। नेचर ने हमें ऐसा नहीं बनाया कि भाई तू वेजिटेरियन रहेगा और तू नॉन वेजिटेरियन बनेगा। होमो सेपियंस सेपियंस आर ओमनिवोर्स, दे कैन फीड ऑन व्हाटएवर दे वांट एंड व्हाटएवर दे गेट। ये सभी मैमल्स और बर्ड्स के साथ है। ठीक है, बस कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनका कैरेक्टराइजेशन कुछ ऐसा किया गया है कि वो वेजिटेरियन के फॉर्म में या प्राइमरी कंज्यूमर के फॉर्म में मिलेंगे, सेकेंडरी। लेकिन मैमल्स की बात कर रहे हैं, ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा कैसे ओमनिवोर्स। हम्म हम्म वेरी गुड। हम्म हम्म तो मैं रेंज की बात कर रहा हूँ, ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा। यही तो कारण है कि जो रेगुलेटर्स हैं, मैमल्स हैं और बर्ड्स हैं, इनका डिस्ट्रीब्यूशन इक्वेटर से पोल्स तक मिल सकता है। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिजम्स का टॉलरेंस रेंज इज वाइडर, कन्फर्मर्स का टॉलरेंस रेंज इज नैरोअर। बिल्कुल, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल। जब तक वो स्पेसिफिकली आपको मेंशन ना करे कि दोनों ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के हैं, तब तक आप उन दोनों को अलग अलग इंडिविजुअल्स मानेंगे, अलग अलग स्पीशीज के। लिखो फटाफट से। हाँ हाँ हाँ, मतलब हाँ, राइट। इकोलॉजिकल निके सेम होगा ना भैया, दोनों की ट्रॉफिक पोजीशन सेम होगी। सुनो ना मेरी बात, दोनों की ट्रॉफिक पोजीशन सेम होगी, रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड सेम होंगे, टॉलरेंस रेंज सेम है, हैबिटेट का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है। दोनों ह्यूमंस है ना, दोनों ह्यूमंस की बॉडी की होम्योस्टेटिक कंडीशन तो सिमिलर होंगी, दोनों में हैबिटेट चेंज हो रहा है, ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज के, तो दोनों की टॉलरेंस सेम होगी ना, सेम होगी ना। कंडीशन कौन सी चेंज हो रही है? एनवायरनमेंट। उसके हिसाब से उस रेंज में वो लोग अपना एडजस्टमेंट या अडेप्टेशन शो करेंगे। हाँ, तो अडेप्टेशन चेंज हो रहा है, रेंज थोड़ी चेंज हो रही है। अरे यार, ह्यूमन 0 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में सरवाइव कर सकता है। हेलो, 0 से लेकर 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में, बढ़िया, 0 से 50 डिग्री के बीच में सरवाइव कर सकता है। कंफर्म है ये बात? अब तुम कह रहे हो कि यार सर, एक बंदा है मेरा दोस्त है तो लद्दाख में रहता है, एक मेरा फ्रेंड है जो दुबई में रहता है, ठीक है, साल भर यहाँ पर कंडीशन 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहती है, साल भर यहाँ पर कंडीशन 40 डिग्री से ऊपर ही रहती है। हेलो, दोनों होमोसेपियंस ही हैं, दोनों का ट्रॉफिक पोजीशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, टॉलरेंस 0 से 50 के बीच में ही आ रहा है। क्योंकि दुबई वाला यहाँ आ जाएगा तो मर जाएगा क्या? लद्दाख वाला यहाँ आ जाएगा तो मर जाएगा क्या? क्यों? कंडीशन चेंज हो सकती है, रेंज सेम। अरे समझ में आ गई बात? कंडीशन चेंज हो सकती है, रेंज सेम। हाँ हाँ, बोल बेटा। नहीं नहीं नहीं, बोल बोल। होम और हैबिटेट एक ही चीज, फिजिकल एनवायरनमेंट कवर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल वही बोलेंगे। चलिए, एक क्वेश्चन और एक लाइन और एक स्टेटमेंट और आता है
कि यार एक होम में या एक हैबिटेट में मल्टीपल निके हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? मुझे यार ये बहुत तकलीफ देता है। एक निके में कितने हैबिटेट और एक हैबिटेट में कितने निके? तो एक हैबिटेट में मल्टीपल निके हो सकते हैं और एक निके में मल्टीपल हैबिटेट नहीं हो सकते, क्योंकि निकेज स्पेसिफिसिटी। मैंने यही आपको बताया कि आपके घर में एक से ज्यादा स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म है, इसका मतलब एक से ज्यादा निके हैं। अरे आई बात समझ में? लिखो फटाफट से तीनों चारों पॉइंट। वाह यार, अभी आया स्वाद। चलिए फिर, ये जो म्याऊ म्याऊ की आवाज है इनको बिल्ली ज्यादा पसंद है। शाबाश। लिखिएगा प्लीज। ओके, लिखिए प्लीज। सबसे पहला, निके ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज कैन नेवर बी आइडेंटिकल। निके ऑफ टू स्पीशीज कैन नेवर बी आइडेंटिकल। राइट। सेकेंड, निके कैन ओवरलैप। सही है ना? निके कैन ओवरलैप। ठीक। थर्ड, निके ओवरलैप रिजल्ट्स इन, वेरी गुड शेरो, निके ओवरलैप रिजल्ट्स इन कंपटीशन। ठीक है। देयरफॉर, इंटर इंट्रा वाला बताना क्या है? इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन इज मच लीथल एज कंपेयर टू इंटर-स्पेसिफिक कंपटीशन। बहुत बढ़िया। लिखो, देयरफॉर इंट्रा स्पीशीज या स्पेसिफिक कंपटीशन is much lethal as compared to interspecific competition. Intraspecific competition is much lethal as compared to interspecific competition. है बेटा, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल होंगे तो उनके निके कंप्लीटली ओवरलैप होंगे, रिसोर्स पर भी होगा, टॉलरेंस पर भी होगा और ट्रॉफिक पोजीशन पर भी होगा। कंप्लीट ओवरलैपिंग होने की वजह से हर एक चीज की लड़ाई होगी। इसका मतलब वहां पर कंपटीशन ज्यादा है एज कंपेयर टू इंटर। जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा रिसोर्सेस पर भी कंपटीशन मिले, जरूरी नहीं है कि हमेशा टॉलरेंस रेंज पर भी आपको ओवरलैपिंग मिले। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? लिखो, एक पॉइंट और लिख लीजिए। अ सिंगल हैबिटेट मे हैव मल्टीपल निके। बहुत कंफ्यूजन है लोगों में इस चीज का। अ सिंगल हैबिटेट मे हैव मल्टीपल निके। हाँ बेटा बोला, पढ़ाऊंगा ना मैं कि when Darwin spoke of struggle for existence and survival of fittest, he was convinced that interspecific competition is a potent force in organic evolution. पढ़ाऊंगा समय से पहले और भाग्य से ज्यादा। अरे रुक जा जरा, 3 लेक्चर की बात हो रही, मैं ही सिखाऊंगा। ठीक है, और याद करके जाएगा तो मेडिकल कॉलेज में जाएगा और जाकर बोलेगा, तो बोले यार ये लाइन याद है ना? आज सबर करो। चलिए जी, हाँ ठीक है, सुनिएगा प्लीज। यहाँ तक की बात जो समझाइए समझ में आई है? टर्म्स क्लियरिंग चल रही है भैया, 2 लेक्चर तक बढ़िया नींद आएगी आप, है ना? लेकिन हाँ, अगर आपको लॉजिक समझ में आना शुरू हो गया तो आगे जाकर इतनी आसानी हो जाएगी ना। अभी मैंने आपको जो निके सिखाया, इसके लिए जो इतनी मेहनत की है, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग अभी वेट कर रहे हैं कि भाई तू सक्सेशन आने दे एक बार, और सक्सेशन के अंदर तू हमें निके स्पेशलाइजेशन सिखाना और उसमें तू हमें एनसीपी सिखाना। हेलो, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि निके स्पेशलाइजेशन में मैं केवल 3 मिनट में सिखाऊंगा, क्योंकि उसके बाकी के 17 मिनट में यहाँ लगा चुका। अरे आ गई बात समझ में? ठीक है, अभी क्लियर करेंगे इसको। आइए बेटा, यहां तक की बात हो चुकी है, नेक्स्ट बात करते हैं। टर्म इकोलॉजी was given by अर्नस्ट हैकल। किसने दिया था बेटा? अर्नस्ट हैकल। पता नहीं क्यों एग्जामिनर को ये टर्म्स बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम देकर कई बार पूछ चुका है
कि अर्नस्ट हैकल कौन है, मूव ऑन ही नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट, फादर ऑफ इकोलॉजी। अरे भैया बस यही है ना, फादर सही याद रखा करो बेटा, रीटर है ना। फादर ऑफ इकोलॉजी कौन, रीटर। बोले यार सर टर्म हैकल ने दिया, फादर ऑफ इकोलॉजी रीटर की, और हमने तो ज्यादा नाम ऑडम का सुना है। अरे ये मन में आती बातें यार, ठीक है ना, हमने ऑडम के बारे में बहुत सुना है, तो फिर ये भाई साहब के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना, फिर इनको फादर काहे बताया जाता है। और जैसे हम लोग इंटरनेट पर गूगल पर सर्च करना शुरू करते हैं तो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बता देता है। अरे मुझे पता है कि अभी जाते सब लोग गूगल पे चेक करेंगे, अरे हाँ के ना, जैसे गूगल खोलेंगे वैसे वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट बताएगा कि यार फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। लेकिन यस, ऑथेंटिकली जो बुक्स के अंदर, जो लिटरेचर के अंदर लिखा हुआ है, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन, रीटर। क्यों है मैं आपको उसका कारण भी बता देता हूँ। द टर्म इकोलॉजी वॉज ऑथेंटिकली यूज्ड बाय रीटर। यार ऑथेंटिक यूज का मतलब क्या है, हैकल के हिसाब से एनवायरमेंटल इंटरेक्शन जो हो रहे हैं उनकी स्टडी क्या है बेटा, इकोलॉजी। लेकिन इन्होंने ऑर्गेनिज्म को एक क्राइटेरिया में नहीं लिया था, इन्होंने केवल कह दिया था कि जो एनवायरमेंटल स्टडीज हैं वो सब किसमें आएंगी, इकोलॉजी। लेकिन ऑर्गेनिज्म के बिहाफ पर, ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिजम्स का एनवायरमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को इकोलॉजी कहते हैं। ये एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, रीटर थे। आ गई बात समझ में। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी बेटा प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। और आपको इनके बारे में कुछ चीजें याद रखनी है। रामदेव मिश्रा वॉज अ प्रोफेसर एट BHU, और यही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से आज हम इकोलॉजी को इतनी डिटेल में पढ़ पा रहे हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो डिफरेंट इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, जो डाइवर्स टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स पाए जाते हैं, उन सब का डॉक्यूमेंटेशन करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। बात ध्यान रखनी है आपको, राइट। इन्होंने अपने अंडर में काम कर रहे जितने भी स्कॉलर्स हैं, उन सब स्कॉलर्स को इकोलॉजिकल स्टडीज के डॉक्यूमेंटेशन में अपने साथ लगाया, और इसी के साथ इन्होंने एक कमिटी का गठन किया। He formed a committee in 1972। याद रखना है भैया, एग्जामिनर पिछले 12 साल में, एनसीईआरटी 12 साल से चेंज नहीं हुई है भाई, हेलो। और पिछले 12 साल में एनसीईआरटी से जहां से भी वो प्रश्न पूछ सकता था वो सारे प्रश्न पूछ चुका है, हेलो। अब हमेशा वो रिपीट ही कर सकता है। इस बार उसने थोड़ा सा अलग खेल खेलने की कोशिश की है, वो ई का नाम पूछ लिया है कि बेस ऑफ नेचुरल लॉ, है कि नहीं, मतलब अलग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कर नहीं पाएगा, एक में कर लेगा, बाकी तो अपने ही अंडर में। अरे आ गई बात समझ में। तो वो सारी चीजें आपसे पूछ चुका है यहाँ पर, जो एनसीईआरटी में और आपके मॉड्यूल में लेफ्ट हैंड साइड वाले पेज पर दिया हुआ है रामदेव मिश्रा जी के बारे में। यहाँ पर दो चीजें आपको याद रखनी और कंफर्म है इस बार पूछे जाने की संभावना। 1972 में इन्होंने एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी का नाम था नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नाम था बेटा, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। क्या नाम था, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। रिपीट करेंगे क्या, रिपीट करेंगे फिर से, नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। क्योंकि चारों ऑप्शन में हो सकता है दो ऑप्शन में नाम मिलते जुलते मिल जाए आपको, हेलो। इस ध्यान रखना है कि इट इज द नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। ये उन लोगों का ग्रुप था जिन्होंने प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के साथ डॉक्यूमेंटेशन में पार्टिसिपेट किया, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको ऑथराइज किया था कि हाँ भी सारी डिटेल्स को कीजिए, हम आपको फंडिंग करेंगे। जब ये कमेटी ने अपना पूरा काम रिप्रेजेंट किया और इसके लिए और ज्यादा फंडिंग और ज्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ी, दिस कमेटी वाज कन्वर्टेड एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मिनिस्ट्री टुक प्लेस इन 1984। मतलब 1972 में कमेटी बनाई गई थी, जिसके 12 साल बाद इसको मिनिस्ट्री में एस्टेब्लिश कर दिया गया। किसमें बेटा, मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री का नाम क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। क्या है बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट। यहां तक की बात क्लियर। कमेटी का नाम क्या है, एक मिनट बोल भाई, कमेटी का नाम क्या है, दोनों मास्क वालों के बीच में, बिना मास्क वाला बोल।
शाबाश। कब बनी थी ये? फिर उसके बाद मिनिस्ट्री कब बनी? 12 साल बाद, 1984 में। कौन सी मिनिस्ट्री? अबे मेरे सामने टीप रहा है, बढ़िया। अब ध्यान रखना, इधर उधर मत करना। चलिए, तो 1972 में कमेटी बनाई गई थी, तो कमेटी फॉर नेशनल कमेटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। उसको 12 साल बाद मिनिस्ट्री में कन्वर्ट किया गया, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। यहां तक की कहानी क्लियर। अगली बात करेंगे बेटा ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी के बारे में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी बेटा दो, एक है ऑट इकोलॉजी और दूसरा है सिनिकोलॉजी। कौन कौन सा बच्चों? ऑट इकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। अब यहां पर दोनों टर्म्स को आप ध्यान से देखें तो ऑट इकोलॉजी में एक टर्म आ रहा है ऑटो। ऑट इकोलॉजी में टर्म आ रहा है ऑटो, एंड ऑटो इज रिलेटेड टू सेल्फ, राइट? इसका मतलब है सेल्फ की इकोलॉजी। भाई इकोलॉजी क्या है यार? ऑर्गेनिज्म के साथ और ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को ही हम लोग क्या कहते हैं? इकोलॉजी। अब हमने कहा ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ, यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? मतलब एक ऑर्गेनिज्म का अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी किस में आएगी? मतलब अगर मैं अपने आप को एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म और मेरा एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन को स्टडी किया जाए, इट विल बी इंक्लूडेड अंडर ऑट इकोलॉजी। बात समझ में आई? यार एक इंडिविजुअल कितनी स्पीशीज का हो सकता है? एक इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज का हो सकता है, राइट? तो एक इंडिविजुअल का या एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का अपने सराउंडिंग के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को भी किसे बोलते हैं? बात समझ में आई? यहाँ पर इस रूम की अगर हम बात करें तो इस रूम में हम सब क्या होमोसेपियन सेपियन एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स हैं? इसका मतलब दिस इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेम स्पीशीज। क्या है बच्चों? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम। Group of individuals from same species present in a particular area at a particular time is known as population। क्या कहलाता है ये? पॉपुलेशन। आ गई बात समझ में? तो अगर हम एक इंडिविजुअल या एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं, उनका एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को किसमें इंक्लूड करेंगे? ऑट इकोलॉजी। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल हो या एक पॉपुलेशन हो, दोनों में कॉमन क्या है? स्पीशीज। क्या कॉमन है बेटा? तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑट इकोलॉजी में यूनिट ऑफ स्टडी इज अ सिंगल स्पीशीज। बेटा अरे बोलो भाई, यूनिट ऑफ स्टडी इज सिंगल स्पीशीज। इसी वजह से ऑट इकोलॉजी इज आल्सो नोन एज स्पीशीज इकोलॉजी। ऑट इकोलॉजी इज आल्सो नोन एज, राइट? क्या मैं इसको इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल कह सकता हूं? क्योंकि एक इंडिविजुअल के लेवल पर भी हम लोग इसको स्टडी कर रहे हैं। क्या हम इसे पॉपुलेशन इकोलॉजी कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन के लेवल पर भी क्या होगा? इकोलॉजी ऑट इकोलॉजी में आएगा। अरे आई बात समझ में? सिंगल इंडिविजुअल है तो ऑट इकोलॉजी, एक स्पीशीज बोला है तो, एक पॉपुलेशन बोला है तो, आ गई बात समझ में? इसका मतलब है जब भी मैं ऑट इकोलॉजी डिफाइन करने की कोशिश करूंगा तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि स्पीशीज ए के इंडिविजुअल्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को हम ऑट इकोलॉजी में पढ़ेंगे। आई बात समझ में? दूसरा क्राइटेरिया भी क्या मैं ऐसा बता सकता हूं कि स्पीशीज ए के इंडिविजुअल्स, स्पीशीज ए के इंडिविजुअल के साथ और सराउंडिंग ए बायोटिक फैक्टर्स के साथ जब इंटरेक्ट कर रहा है तो इस इंटरेक्शन की स्टडी को भी किसमें पढ़ेंगे? अरे बोलो यार। इसका मतलब है कि दोनों इंडिविजुअल हो, चाहे सिंगल इंडिविजुअल हो चाहे मल्टीपल इंडिविजुअल हो, लेकिन स्पीशीज सेम होनी चाहिए। वो किसमें आएगा? हमेशा ऑट इकोलॉजी में आएगा। आ गई बात समझ में? लेकिन जैसे ही यहाँ पर एक से ज्यादा स्पीशीज हो जाएंगे, इट विल बी सिनिकोलॉजी। क्या हो जाएगी बेटा? सिनिकोलॉजी। इसका मतलब है कि द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज नोन एज सिनिकोलॉजी। अगर अलग अलग स्पीशीज के इंडिविजुअल का आपस में और उनके सराउंडिंग एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ा जा रहा है तो वो किस में आएगा? सिनिकोलॉजी में। देखना जरा बोर्ड पर,
क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये एक स्पीशीज ए का इंडिविजुअल है और दूसरा इंडिविजुअल स्पीशीज ए का है और इनके सराउंडिंग एबायोटिक फैक्टर्स है? क्या इसको हम सिनिकोलॉजी में ले सकते हैं? क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दोनों सेम स्पीशीज के एंटी होते हैं। आ गई बात समझ में? लेकिन क्या यहाँ पर स्पीशीज ए की जगह स्पीशीज बी कर दें, देन इट विल बी अ सिनिकोलॉजी। क्या आएगी बेटा? ये सिनिकोलॉजी। यहाँ तक की बात क्लियर? भैया जब इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज प्रेजेंट हो तो पॉपुलेशन बनता है। इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज क्या बनाते हैं? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। क्या? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कम्युनिटी। क्या बनता है? इसका मतलब है ऑट इकोलॉजी के लिए सिंगल इंडिविजुअल हो सकता है, सिंगल स्पीशीज हो सकती है, सिंगल पॉपुलेशन हो सकती है, तब तब वो कहलाएगी ऑट इकोलॉजी। लेकिन एक से ज्यादा स्पीशीज होते ही, आ गई बात समझ में? पक्की बात है। अगर हम एक से ज्यादा स्पीशीज ले रहे हैं इसका मतलब है कि हम सिन इकोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑट इकोलॉजी इज अ इंडिविजुअल एंड मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर सिन इकोलॉजी इज अ कम्युनिटी? और इसका मतलब है कि ऑट इकोलॉजी में सिंगल इंडिविजुअल के लेवल पर बात हो सकती है, लेकिन कभी भी सिन इकोलॉजी में सिंगल इंडिविजुअल के लेवल पर बात, it always requires more than one individuals of more than one species. हेलो? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मोर देन वन इंडिविजुअल्स का अपने एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन को किस में इंक्लूड कर सकते हैं? दोनों में कर सकते हैं। अगर वो सेम स्पीशीज के हैं तो ऑट इकोलॉजी में जाएंगे और डिफरेंट स्पीशीज के हैं तो राइट। लेकिन अगर वो आपसे ये कह दे कि मोर देन वन इंडिविजुअल्स कैन स्पेसिफिकली डिफाइन सिनिकोलॉजी, क्योंकि ऑट इकोलॉजी में सिंगल इंडिविजुअल के लेवल पर भी डिफाइन किया जा सकता है। अरे आ गई बात समझ में? अगर हम लोग सिनिकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सिनिकोलॉजी के लिए मिनिमम कम्युनिटी का होना जरूरी है। पॉपुलेशन पर काम नहीं चलेगा, सिंगल इंडिविजुअल पर काम नहीं चलेगा, मिनिमम क्या चाहिए? इसी वजह से सिनिकोलॉजी इज आल्सो नोन एज कम्युनिटी इकोलॉजी। तो अगर कहीं पर भी लिखा हुआ आता है पॉपुलेशन इकोलॉजी मतलब इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल, स्पीशीज इकोलॉजी, कम्युनिटी इकोलॉजी, बात क्लियर है यहां तक की? एग्जाम्पल के लिए एक बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे एलएन के मेजर टेस्ट पेपर्स में चलता है और कई सालों से चलता आ रहा है, बहुत बेहतरीन लगता है समझाने के लिए। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमंस। ऑट इकोलॉजी कि सिन इकोलॉजी? कितने लोग कहते हैं ऑट इकोलॉजी? कितने लोग कहते हैं कि सिन इकोलॉजी है? शाबाश, मतलब कंफ्यूजन तो है। स्पेसिफिकली बोल दिया ह्यूमंस, इसका मतलब एक ही स्पीशीज की बात हो रही है। आंसर किस में जाएगा? ऑट इकोलॉजी। लेकिन अगर उसने कह दिया इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि उसमें एक से ज्यादा स्पीशीज को इंक्लूड किया गया है। अरे बोलो यार भाइयों, दोनों बातें 100% क्लियर? लिख लो दोनों एग्जांपल्स ऑट इकोलॉजी और सिन इकोलॉजी में। ऑट इकोलॉजी में लिखेंगे इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमंस, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ह्यूमंस। ठीक है। सेकंड बेटा, सिनिकोलॉजी में क्या आएगा? इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाँ बेटा, मतलब हाँ
नेचुरल बात कर रहे हैं हम लोग, फोर्सफुल और आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहे। ठीक है, हमें हमेशा नेचुरल इंटरेक्शन की बात करेंगे इकोलॉजी में पूरे में। ठीक है ना, जो भी फोर्सफुल होगा, जो भी लेबोरेटरी होगा, उसकी बात हम लोग नेचर के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं कर सकते। जीएमओस की बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पर कोई भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। आपके एनसीईआरटी में लिखी गई एक ऐसी डेफिनेशन जिसकी एग्जामिनेशन में आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि 2017 से ये ट्रेंड चला आ रहा है कि एग्जामिनर एनसीईआरटी की लिखी हुई कुछ लाइंस को क्वेश्चन में लिखकर दे देता है और पूछ लेता है कि दिस इज नोन एज। जैसे कि प्रश्न 2017-18 में जो पूछा गया था वो था लीचिंग के बारे में। water soluble inorganic nutrients move down to lower horizon of soil and become precipitated as unavailable sources known as लीचिंग। एनसीईआरटी की सेम टू सेम लाइन है। उसी तरह से जहां पर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसके अगले पेज पर भी एनसीईआरटी ने किसके बारे में लिखा है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी। सिंपल सी डेफिनेशन इसकी जाती है, दैट इज इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मल लेवल। क्या बेटा? इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मल लेवल इज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, राइट? ये सबसे सिंपल, सबसे आसान है। जैसे निके, फंक्शनल रोल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अरे हाँ कि ना, उसी की तरह ये भी सिंपल है कि भैया इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मल लेवल इज नोन एज फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, राइट? भाई उसके बाद उसने आगे इसकी पूरी डिटेल बताई। उसके बाद उसके आगे 2-3 लाइनों में उसने क्या लिख कर दिया है कि दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स with how organism is adapted to its environment, not only for survival but also for reproduction. Hello, this branch of ecology deals with how organism is adapted to its environment, not only for survival but also for reproduction. बोले यार सर ये बात कभी भी समझ में नहीं आती, क्योंकि वो एक बार तो बोल रहा है कि नॉट ओनली फॉर सर्वाइवल, आगे वो बोल रहा है रिप्रोडक्शन। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले ये समझते हैं कि इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मल लेवल का मतलब क्या है, राइट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजियोलॉजी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजियोलॉजी? आप? हाँ, यस, हाँ हाँ। बायो का लास्ट टॉपिक चल रहा होगा, जगदीप सर पढ़ा गया ना आपको फिजियोलॉजी? हाँ, अरे सब पता है, मैं एमएचटी में पढ़ा रहा था उस टाइम पे, यही चलता है ना तुम्हारे? हाँ, बोल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फिजियोलॉजी? एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी आरएस के सर पढ़ा के गए, बताओ फिजियोलॉजी क्या है? तीनों टर्म्स समझा दे मेरे को, बोल जल्दी यार, टाइम नहीं है, 7:15 नहीं बता, पड़ोसी बता रहे। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, तीनों में से जो समझा सकता है वो समझा दे, चल। और क्या दूं? जल्दी बोल। समझ गया ना क्यों खड़ा किया है? समझ गया ना क्यों खड़ा किया है? बैठ जाओ। चलिए जी, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फिजियोलॉजी बेटा? स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म, वेरी गुड, परफेक्ट। जब भी हम लोग मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं तो मॉर्फोलॉजी का मतलब हो गया बेटा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अरे हाँ कि ना, हंस का रहे बे? गलत बात यार, तुम है ना गलत सोचते हो यार। हाँ शाबाश, मैं यही बता रहा था। बॉटनी वाला आदमी और क्या बताएगा बेटा, है ना? तो अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में जो भी चीज आपको बाहर से दिख रही है, फ्लावर, स्टेम्स, लीफ और रूट्स, दीज आर मॉर्फोलॉजिकल। आजकल जमाना जूम करने का है, कोई भी चीज है हम पहले जूम करके देखते, बाद में पढ़ते क्या है। अरे हाँ कि ना, राइट? तो जैसे आप इसको जूम करके देखेंगे तो चाहे फ्लावर हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे रूट हो, वो अंदर से किसी न किसी सेलुलर और टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन से बना होगा बेटा। वो जो अरेंजमेंट है वो एनाटॉमी, वो क्या है? और जूम करेंगे तो सेल के अंदर पहुंचेंगे, सेल के अंदर जाएंगे तो साइटोप्लाज्म मिलेगा। इट इज द मेन एरिना फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस।
and sum total of all biochemical reactions is metabolism. Study of metabolism is. अब यहां पर हम कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मल लेवल. अब ये जो ऑर्गेनिज्म है ये सिंगल सेलुलर या मल्टी सेलुलर हो सकता है. जब भी ऑर्गेनिज्म किसी नए एनवायरनमेंट में जाता है या कोई क्लाइमेटिक वेरिएशन होता है तो उसकी पहले मॉर्फोलॉजी चेंज होती है कि एनाटॉमी? सबसे पहले फिजियोलॉजी चेंज होती है. सबसे पहले क्या चेंज होती है बेटा? आई बात समझ में? तो जब भी ऑर्गेनिज्म का अडेप्टेशन देखना है तो पहला अडेप्टेशन कहाँ दिखेगा? जैसे ही गर्मी आना शुरू हुई हमारी स्वेटिंग शुरू हो गई, जैसे ही सर्दी आएगी शिवरिंग शुरू होगी. अरे हाँ के ना? तो सबसे पहले चेंजेस कहाँ नजर आते हैं? तो ऑर्गेनिज्मल लेवल पर अगर आपको चेंज देखना है, उसका इंट्रैक्शन पढ़ना है, तो सबसे पहले क्या देखना रहेगा? तो ऑर्गेनिज्मल लेवल पर इकोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी. आ गई बात समझ में? अब भाई साहब इसको समझाने के लिए उसने आगे की लाइन बहुत बेहतरीन लिखी है, भले ही हमको समझ में ना आती है. राइट? आगे उसने क्या लिखा है? दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजी. जो जो शब्द मैं बोल रहा हूं मन में इमेजिनेशन के फॉर्म में जमना चाहिए. दिस ब्रांच ऑफ इकोलॉजी डील्स with how organism is adapted to its environment. This branch of ecology deals with how organism is adapted to its, not only for survival but also for reproduction. आई बात समझ में? अब यार उसने सर्वाइवल को एम्फेसाइज ना करके रिप्रोडक्शन को एम्फेसाइज किया है. अरे हाँ कि ना? क्यों किया है? क्योंकि सर्वाइवल इज इवन पॉसिबल इन अनफेवरेबल कंडीशंस. सर्वाइवल इज इवन पॉसिबल इन. बोले सर ऐसे कैसे? अरे सीड की डोरमेंसी. अरे हाँ के ना? सर्वाइवल है भले ही ग्रोथ ना हो. अरे हाँ के ना? स्पोर फॉर्मेशन सर्वाइवल है भले ही ग्रोथ ना हो. लेकिन रिप्रोडक्शन ऑलवेज रिक्वायर्स मैक्सिमम फेवरेबल कंडीशंस. रिप्रोडक्शन ऑलवेज रिक्वायर्स. अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी क्लाइमेट में जाकर रिप्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वेल अडेप्टेड कि लीस्ट अडेप्टेड? So this shows the metabolic adaptation of that organism in that certain area. दोबारा पढ़ लो लाइन को कि this branch of ecology deals with how organism is adapted to its environment, not only for survival but also for. समझ में आई बात? बोल बेटा. हाँ नहीं 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 नहीं, सिंगल सेल के बेसिस पर नहीं. जैसे हमारी बात करें जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अडेप्टेशन जो चेंज हो रहा है क्या वो हर एक लेवल पर हो रहा है? न्यूरल सेल में हो रहा है? नहीं हो रहा है ना. इसका मतलब जिस पार्ट में अडेप्टेशन आ रहा है उसी पार्ट की बात होगी. सिंगल सेल वाला ऑर्गेनिज्म है उसमें तो एक सेल के लेवल पर ही होगा, लेकिन जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें पूरी बॉडी पूरी फिजियोलॉजी पर आएगा. मेटाबॉलिज्म इफेक्ट हो रहा है, सेल इफेक्ट नहीं. आ गई बात समझ में? और हर एक पार्ट इफेक्ट तो जरूरी नहीं. क्लियर हो गई यहां तक की बात? फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी टर्म समझ में आया? नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजिकल हायरार्की. हाँ इन जनरल, मैं वही कह रहा हूं. इन जनरल reproduction and progeny generation requires abundance of food and space. Next, ecological hierarchy. यार what do you understand by hierarchy बेटा? हाँ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. बढ़िया जमा जमा के लिखे तो कह सकते हैं कि द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स. क्या बेटा? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ यूनिट्स इज नोन एज हायरार्की. जैसे आपने टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ा होगा, केपीसी ऑफ जीएस, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज. अरे पढ़ा होगा ना? ये क्या है? टेक्सोनॉमिकल हायरार्की. हायरार्की इज अ सीक्वेंशियल अरेंजमेंट दैट कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग. क्लियर हो गई बात? यहां पर हम कह रहे हैं कौन सी हायरार्की? तो मैं बढ़िया जमा जमा के लिख सकता हूं कि इट इज द सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमी ऑफ इकोलॉजिकल यूनिट्स. क्या है बेटा ये? सीक्वेंशियल अरेंजमेंट ऑफ इकोलॉजिकल यूनिट्स. क्लियर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोलॉजी?
सब लोग अंग्रेज है यहाँ पर। ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ हो रहे इंटरेक्शन की स्टडी को ही, अरे समझ में आ गई बात। इसका मतलब है कि जब भी इकोलॉजी पढ़नी है तो ऑर्गेनिज्म को लाना जरूरी है। ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, ऑर्गेनिज्म का एबायोटिक फैक्टर के साथ जब इंटरेक्शन पढ़ोगे तो इकोलॉजी होगा। ये नहीं है तो इकोलॉजी होगा क्या? इसका मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट, जो बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की वो क्या है? ये इकोलॉजिकल हायरार्की की सबसे छोटे यूनिट, दैट इज ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। ऑर्गेनिज्म इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। यहां तक की कहानी क्लियर बेटा? क्या आप सब लोग ऑर्गेनिज्म हैं? क्या सबूत है आपके पास? बोले भाई तेरी क्लास में आ गई, और क्या चाहिए? हाँ, थोड़ा सा मेंटेन करें क्लास में। चलिए, आपके पास क्या सबूत है कि आप ऑर्गेनिज्म हैं? सबसे कॉमनली जो आंसर आता है वो आता है मेटाबॉलिज्म। दूसरा एग्जांपल जो आता है कॉन्शियसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस। ओ माय गॉड, और वेरी गुड। जब भी मैं किसी से पूछता हूं कि यार आप ऑर्गेनिज्म हैं क्या, तो आप ऑर्गेनिज्म होने का जो सबसे कॉमन आंसर मिलता है लोगों को फ्रीक्वेंटली, मेटाबॉलिज्म। थोड़ा सा वजनदार बताने के लिए वो कह देता है सेल्फ कॉन्शियसनेस, राइट। उसके बाद कहता है धीरे से ग्रोथ, और फिर उसके मन में अंदर चल रहा होता है सर रिप्रोडक्शन। अरे हाँ क्या ना, राइट। दबी दबी आवाज में कहता है, लेकिन कहना तो वही चाहता है सबसे पहले, राइट। तो यस, ऑर्गेनिज्म की सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन यस सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट जो ऑर्गेनिज्म के लिए चाहिए वो क्या है बेटा? जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। अरे हाँ कि ना? अब सारी चीजें यहीं से लिंक करना शुरू कीजिएगा। सेल होगा तो मेटाबॉलिज्म होगा बेटा। मेटाबॉलिज्म का मतलब है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज अ फॉर्मेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कैटाबॉलिज्म इज ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। मेटाबॉलिज्म होगा तो एनर्जी बनेगी, एंड ग्रोथ इज एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्रोथ होगी, राइट। आ गई बात समझ में बेटा? सेल होगा तो मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होगा तो ग्रोथ, ग्रोथ होगा तो अपने जैसी ऑस्प्रिंग जनरेट करने की टेंडेंसी। और इन सब के साथ पैरेलल चलता है बेटा कॉन्शियसनेस। क्या चलेगा बच्चों यहाँ पर? कॉन्शियसनेस हर लेवल पर काम करेगा, क्योंकि कॉन्शियसनेस इज रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। कॉन्शियसनेस क्या है? रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। क्या वो सेल के लेवल पर मिलेगा? मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, रिप्रोडक्शन, इन सब के साथ क्या चल रहा है? कॉन्शियस। चलिए जी, नेक्स्ट। एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप, पॉपुलेशन। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम सेम स्पीशीज इज पॉपुलेशन। तो सबसे छोटे यूनिट इकोलॉजिकल हायरार्की की, एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का ग्रुप, पॉपुलेशन। आ रही बात समझ में? पॉपुलेशन में अगर मैं कहता हूं कि किसी एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में एक ही तरह के सारे प्लांट्स लगे हुए हैं, तो क्या ये प्लांट पॉपुलेशन है? किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में एक ही एनिमल का ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या ये एनिमल पॉपुलेशन है? अगर मैं कह रहा हूं कि किसी पेट्री डिश के अंदर ये जो कॉलोनीज आपको नजर आ रही हैं ये सब के सब इकोलाई की हैं, इसका मतलब ये इकोलाई की पॉपुलेशन है। ये सब के सब अलग अलग पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या यहां तक की बात क्लियर? एक इंडिविजुअल, एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल का ग्रुप, पॉपुलेशन। अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशंस आपस में। अगला आ रहा है बेटा कम्युनिटी। कम्युनिटी इज ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। क्या है कम्युनिटी? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम डिफरेंट। देखना जरा यहां पर, ये भैया कम्युनिटी में मैंने अलग अलग प्लांट्स बताए, देखकर क्या दिख रहा है? सारे के सारे एक जैसे हैं, इसका मतलब क्या है? ये प्लांट पॉपुलेशन। अरे समझ में आई बात? यहाँ पर दो प्लांट नीम के हैं, दो प्लांट पीपल के हैं, एक प्लांट रोज का है और एक प्लांट मैंगो का है।
मतलब P1 स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल हैं, P2 स्पीशीज के 2 इंडिविजुअल हैं, P3 P4 के एक एक इंडिविजुअल है। क्या बना रहा है ये? प्लांट कम्युनिटी बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा ये? दिस इज फॉर्मिंग अ प्लांट कम्युनिटी, राइट बच्चे? प्लांट कम्युनिटी है, इसका मतलब है सारे के सारे स्पीशीज किसकी हैं? प्लांट्स की है। ठीक। एक दूसरा जोग्राफिकल एरिया है बेटा जिसके अंदर ये एनिमल्स प्रेजेंट है। बताना जरा क्या है ये? एनिमल पॉपुलेशन। क्या है बेटा ये? अभी भी क्या है? एनिमल पॉपुलेशन, क्योंकि सारे इंडिविजुअल एक जैसे। समझ में आ गई बात? लेकिन यहाँ पर मैंने कह दिया कि 2 इंडिविजुअल A4 के हैं, 2 इंडिविजुअल A7 के हैं और एक इंडिविजुअल A1 का। इट इज फॉर्मिंग अ एनिमल कम्युनिटी। भैया एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन आता है तो कई बार यही कंफ्यूजन रहते हैं कि सेम मानना है कि अलग मानना है। सारे एक जैसे दिख रहे होंगे तो पॉपुलेशन, डिफरेंस आ रहा है तो कम्युनिटी। आ गई बात समझ में? चलिए तीसरा क्राइटेरिया देखना जरा। तीसरा पेट्री डिश है जिसके अंदर माइक्रोब्स की कॉलोनीज ग्रो कर रही है बेटा। क्या दिख रहा है? माइक्रोबियल पॉपुलेशन। माइक्रोबियल माइक्रोबियल कम्युनिटी, मतलब यहाँ पर सारे इंडिविजुअल M1 के दिख रहे हैं, केवल एक इंडिविजुअल M4 का है। केवल एक इंडिविजुअल की वजह से यह पॉपुलेशन क्या बन गई? तो ये बात ध्यान रखना है कि किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में मान लेते हैं 100 इंडिविजुअल्स। कितने? और 100 के 100 इंडिविजुअल एक ही स्पीशीज के हैं। पॉपुलेशन है। क्या है बेटा? अब क्या किया कि उसमें से एक इंडिविजुअल को हटाया और दूसरी स्पीशीज का इंडिविजुअल ऐड कर दिया। तो इंडिविजुअल का नंबर तो 100 ही है, लेकिन वो अब क्या बन गई? कम्युनिटी। केवल एक इंडिविजुअल भी दूसरी स्पीशीज का आ जाएगा तो क्या कहलाएगा? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस वाली कम्युनिटी में 99 की पॉपुलेशन है और 100 की कम्युनिटी है? अरे क्या ऐसा कह सकता हूं कि वो जो 100 इंडिविजुअल्स हैं उनमें 99 की तो पॉपुलेशन है और 100 की कम्युनिटी है? अरे आई बात समझ में? ये वाली कम्युनिटी कौन सी हुई? एनिमल कम्युनिटी। कौन सी बेटा ये वाली कम्युनिटी? माइक्रोबियल कम्युनिटी, राइट? यार बेटा अगर मैं इस रूम की बात करूं, इस रूम के अंदर क्या कोई एल्गल स्पोर हो सकते हैं? क्या इस रूम के अंदर इंसेक्ट्स या अदर ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं? क्या इस रूम के अंदर माइक्रोबियल में फंगस या बैक्टीरिया वायरसेस प्रेजेंट हो सकते हैं? इसका मतलब है इस रूम को अगर मैं देखूं तो यहाँ प्लांट कम्युनिटी, एनिमल कम्युनिटी और माइक्रोबियल कम्युनिटी तीनों प्रेजेंट है। इन तीनों को क्यूमुलेटिवली कह दिया जाता है बायोटिक कम्युनिटी। क्या कह देते हैं बेटा? राइट? अब कई बार होता है लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि यार सर प्लांट कम्युनिटी प्लस एनिमल कम्युनिटी प्लस माइक्रोबियल कम्युनिटी इज बायोटिक कम्युनिटी। लेकिन अगर मैंने कभी ये कह दिया दिस इज अ बायोटिक कम्युनिटी, गलत होगा क्या? प्लांट कम्युनिटी इज ऑल्सो अ बायोटिक कम्युनिटी, बट मोर स्पेसिफिकली प्लांट कम्युनिटी, क्योंकि सारे इंडिविजुअल प्लांट्स। अरे बात समझ में आई? यहाँ पर ये जो एनिमल कम्युनिटी है क्या ये बायोटिक कम्युनिटी नहीं है? एनिमल कम्युनिटी इज ऑल्सो अ बायोटिक कम्युनिटी, बट मोर स्पेसिफिकली एनिमल कम्युनिटी। उसी तरह से यहाँ पर माइक्रोबियल कम्युनिटी इज ऑल्सो अ बायोटिक कम्युनिटी, बट मोर स्पेसिफिकली। क्यों? क्योंकि यहाँ सारे प्लांट हैं, यहाँ सारे एनिमल हैं, यहाँ सारे माइक्रोब्स। अरे बात समझ में आई? लेकिन इन जनरल ऐसा नहीं होता नेचर में। सबके सब आपको एग्रीगेशन में मिलते हैं और उन सबको हम क्या कह देते हैं? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हैं कि ये प्लांट कम्युनिटी है, ये माइक्रोबियल है और ये एनिमल है, क्योंकि उसी प्लांट की रूट में कोई माइक्रोब भी हो सकता है। अरे आ गई बात समझ में? चलिए जी, व्हाट इज इकोलॉजी? ऑर्गेनिज्म के साथ ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट। आज तो रात को सपने में भी यही आएगा। ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ, सुनना ध्यान से बात को। ऑर्गेनिज्म का जब ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन हो रहा है इसका मतलब यूनिट ऑफ इंटरेक्शन या यूनिट ऑफ हायरार्की। दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर सेम स्पीशीज का है तो क्या बन गई? दूसरा ऑर्गेनिज्म दूसरी स्पीशीज का है तो? समझ में आ गई बात? अब ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शन बता दिया, अब किसके साथ होगा? एबायोटिक फैक्टर के साथ। किसके साथ? इसका मतलब जब नेचर में या जब चारों तरफ पाए जाने वाली सराउंडिंग में ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करता है
तो एक सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और इस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। ये सिस्टम क्या कहलाता है बेटा? तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ऑर्गेनिज्म से लेकर कम्युनिटी तक सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स थे? इकोसिस्टम में बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स का सम टोटल पाया जा रहा है। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि इकोसिस्टम इज सम टोटल ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि ऑर्गेनिज्म से लेकर पॉपुलेशन तक स्पेसिफिकली केवल बायोटिक फैक्टर्स पाए जाते हैं? हेलो, एग्जामिनेशन में स्टेटमेंट या क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि द लार्जेस्ट यूनिट हैविंग ओनली बायोटिक फैक्टर्स इज कम्युनिटी। आ गई बात समझ में? लार्जेस्ट यूनिट हैविंग ओनली बायोटिक, स्मॉलेस्ट यूनिट हैविंग बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर, इकोसिस्टम। स्मॉलेस्ट यूनिट कौन है? इकोसिस्टम, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों प्रेजेंट। आ गई बात समझ में? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, ऑर्गेनिज्म। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की। यार आपने कभी सुना नेचर? क्या होता है नेचर? प्रकृति। नेचर क्या है? अरे नेचर क्या है? इकोसिस्टम छोड़। अरे एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस। अरे हाँ कि ना, जो हमारे चारों ओर है वो क्या है? नेचर। बचपन में हमसे स्कूल वगैरह में कहा जाता है कि यार नेचर को डिफाइन करो या फिर नेचर को पिक्चराइज करो। जो हम सबके बचपन की या फिर पूरे इंडिया के जेनेटिकली अडेप्टेड जो सीनरी है, दो पहाड़, सुनना बात को, दो पहाड़, बीच में सन, वहां से एक नदी बहकर आ रही है, उसके इधर झोपड़ी बना रखी है, झोपड़ी के आगे ग्रीन कलर से ग्रास उगा रखी है, इस तरफ एक पेड़ उगा रखा है, उसके अंदर एक नाव है और एक मछली तैर रही है, और पहाड़ पर वी करके 4 पंछी उड़ा दिए हैं। अरे है कि नहीं है? राइट। और कई बार आजकल अपडेटेड लोग हैं, बादल भी बना देते हैं। हमारे जमाने बादल नहीं बनाते थे। अरे बात समझ में आई? राइट। तो ये जो सारी चीजें आपने बताई है, माउंटेन बायोटिक के एबायोटिक, सन बायोटिक एबायोटिक, वाटर बायोटिक एबायोटिक, नाव बायोटिक एबायोटिक, झोपड़ी बायोटिक एबायोटिक, ग्रास बायोटिक एबायोटिक, ट्री बायोटिक एबायोटिक, फिश बायोटिक एबायोटिक, बर्ड बायोटिक एबायोटिक। इसका मतलब इस पूरी सीनरी के अंदर आपने क्या बायोटिक और एबायोटिक दोनों बताए हैं, और इसी सीनरी को हम कह रहे हैं तो नेचर। क्या है ये? नेचर है। इसका मतलब है इकोसिस्टम के लेवल पर हम नेचर को डिफाइन कर सकते हैं। यही कारण है कि इकोसिस्टम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर। Ecosystem is smallest unit of nature, smallest unit of ecological hierarchy, smallest unit of organism. अरे तो बड़ा नहीं है? अरे सेल। अरे समझ रहे हो? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इकोलॉजिकल हायरार्की, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर। क्यों? क्योंकि नेचर इंक्लूड्स बायोटिक एज वेल एज, and ecosystem is that smallest unit that contains biotic as well as। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? क्या ऑर्गेनिज्म के लेवल पर नेचर एक्सप्लेन कर सकते हैं? केवल पॉपुलेशन के बेसिस पर, केवल कम्युनिटी के बेसिस पर? जब इन सब का एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्शन आएगा तो क्या बनाएगा? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ नेचर इज। यहां तक की कहानी क्लियर है? शेष पढ़ेंगे अगले टर्न पर। हाँ कुछ कह रही थी, यहाँ पर हंस रही थी अभी एक।